हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कोश प्रवाह विवरण पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। आपने पार्ट 1 देखा होगा, उसमें मैंने वो सारे आपको खाते खोल के दिखाए, वो सारे खाते और उसके प्रारूप बताए हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए वर्किंग नोट में जो एक खाता है जिसको हम बोलते हैं समायोजित लाभ हानि खाता, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोश प्रवाह विवरण बनाना है। समायोजित लाभ हानि खाते में हम वो सारी चीज़ें डील करते हैं जो हमें अतिरिक्त सूचना में दी गई रहती है। आप अब पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें मैंने कोश प्रवाह विवरण में ही डील किया है कि हम कोश प्रवाह विवरण में जो सबसे पहले लिखते हैं वो है संचालन से कोश। वो संचालन से कोश कहाँ से मिलता है? हमें समायोजित लाभ हानि खाते से। तो आप समायोजित लाभ हानि खाता बनाएंगे तो आपको संचालन से कोश मिलेगा और उसी से आपका कोश प्रवाह विवरण बनेगा। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। तो देखिए पार्ट 2, लेट्स स्टार्ट। कोश प्रवाह विवरण में सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनता है वो है समायोजित लाभ हानि खाता। जितना ही ज़रूरी हमारे लिए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए समायोजित लाभ हानि खाता है। क्योंकि समायोजित लाभ हानि खाते से हमें संचालन से कोश या संचालन से हानि, ये दो चीज़ निकलती है। या तो आपको कोश से संचालन से कोश मिलेगा या तो उसमें आपको कोई ना कोई हानि होगी, जो कि आप जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, कोश प्रवाह विवरण बनाएंगे, उसमें आपको सबसे पहले वही चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको संचालन से कोश मिला है या संचालन से हानि हुई है। ठीक है, देखते हैं हम इस पर क्या क्या चीज़ डील करते हैं। समायोजित लाभ हानि खाते में हम आपको जो भी एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या अतिरिक्त सूचनाएं दी रहती है क्वेश्चन में, जैसे आपको हराश लिया, आपके साल भर में कुछ हराश लग रहा है या फिर कोई टैक्स लग रहा है या फिर आप कोई संपत्ति को विक्रय कर रहे हैं, उसमें कुछ अगर आपको हानि हुई है, लाभ हुआ है, वो सारी जो आपको सूचना मिलती है, उस चीज़ को हम सबसे पहले इस समायोजित लाभ हानि खाते में डील करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। इस कॉलम में, जिसको आप लोग 2 करके इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इस तरीके से इसका प्रारूप बनाएंगे। विवरण, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम रहेगा, फिर जैसे पर्टिकुलर्स विवरण और ये अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे हम अब जो भी हमारे खर्चे हैं, जैसे आप लोग को भी पता है, आप लोग लाभ हानि विवरण बनाते हैं तो आपको ये चीज़ का आइडिया है कि यहाँ पे हम सारे खर्चे लिखते हैं जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और यहाँ पे हम वो सारी हमारी इनकम्स लिखते हैं जो भी हमें मिला है। जैसे लाभ मिला है तो हम इसको इस साइड लिखेंगे और अगर हानि हुई है तो इसको हम इस साइड लिखेंगे। चलिए, हराश, डेप्रीशिएशन आपको दिया रहेगा कि क्वेश्चन में कहीं आपको हराश लग रहा है, तो हराश को हम सबसे पहले यहीं पे डील करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हराश से। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे स्थायी संपत्ति के विक्रय में हानि से। अगर आप कोई भी फिक्स एसेट्स बेच रहे हैं तो उसमें अगर आपको कोई हानि हो रही है तो वो इस साइड के कॉलम में यूज़ होगी। उसके बाद दीर्घकालीन विनियोग के विक्रय पर हानि से। अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दीर्घकालीन ज़्यादा समय के लिए जो आपके विनियोग इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप सेल कर रहे हैं और उसकी सेल में अगर आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो उसको हम इस साइड लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रारंभिक व अपलिखित से। आप कुछ भी चीज़ अगर अपलिखित करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, तो वो इस साइड के कॉलम में ही मेंशन की जाती है। ख्याति अपलिखित से, अगर आपके बैलेंस शीट में ख्याति डिक्रीज हो रही है, इस साल आपकी ख्याति ज़्यादा थी और मीन्स नेक्स्ट ईयर, जब भी हमारा प्रेजेंट ईयर हम बोलेंगे, उसमें अगर हमारी ख्याति कम है तो उसको हम बोलेंगे ख्याति अपलिखित से। वो हम अपलिखित किए, उसको हम सेल नहीं बोल सकते, इसलिए उसको हम अपलिखित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे ऋण पत्रों पर कटौती अपलिखित से। बहुत सारी चीज़ों में रिटर्न ऑफ होता है, अपलिखित होती है, जहाँ पे आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। अब जैसे सेल्स वगैरह में आपको मैंने बताया, अगर डाउन होती तो हम बोल देते सेल हुई है। अगर आपकी कहीं पे भी वैल्यू पास्ट ईयर से करेंट ईयर में, मीन्स पूर्व वर्ष से इस साल के वर्तमान साल में अगर कुछ भी अमाउंट कम हो रही है तो उसको हम सेल बोलते हैं। पर सारी चीज़ों को हम विक्रय या सेल नहीं बोल सकते, कुछ चीज़ों को हम अपलिखित बोलते हैं, जैसे कि इसमें ख्याति है और ऋण पत्रों पर अगर कटौती अपलिखित है। ओके, नेक्स्ट है करों के लिए आयोजन से। नेक्स्ट है प्रस्तावित लाभांश से। ये सारे हमारे वो खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हम मेंशन करते हैं, वो ये सारे हमारे ये खर्चे हैं। उसके बाद है शेष ले गया, मीन्स चालू वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस का शेष। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये आता है शेष ले गया, और एक ये है शेष लाया गया। हमारे पास क्वेश्चन में आप जैसे बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे आपको लाभ हानि दिखाया जाएगा, आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस बच रहा है, शेष बच रहा है,
वो आपको 2 साल के बैलेंस शीट में मेंशन किया होगा। तो ये हमारा जो चालू वर्ष के अंत में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको हम लोग शेष ले गया के नाम से लिखते हैं। आपको एक लास्ट ईयर की जो भी पुराने साल की है वो दिया है गत वर्ष की, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, और इस साल का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसको हम यहाँ लिखेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला काम यही होता है कि हम पहले देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का शेष क्या है। जो लास्ट ईयर का शेष है गत वर्ष का उसको यहाँ लिखेंगे, और जो इस साल का चालू वर्ष का शेष है उसको यहाँ लिखेंगे। फिर हम ये सारे एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं हमारे जो जहाँ पे हम इनकम्स लिखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी। स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ को, अगर हम लोग ने कोई भी फिक्स एसेट्स को बेचा और हम लोग को प्रॉफिट हुई है, लाभ हुआ है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दीर्घकालीन विनियोग पर लाभ को, अगर आपने दीर्घकालीन विनियोग को सेल किया और आपको उसमें प्रॉफिट हुई है, लाभ हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कर वापसी को मीन्स अगर आपने कहीं पे भी टैक्स कर पे किया है और आपको वो रिफंड हुआ है, वापस आया है आपके पास, तो इसको भी हम इस कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे। फिर है विनियोग पर लाभांश को, कहीं पे भी कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोगों को डिविडेंड्स लाभांश कुछ प्राप्त हो रहा है, हमको कुछ मिल रहा है, मतलब हम उसको इस साइड लिखेंगे, वो हमारे लिए कंपनी के लिए इनकम है, तो विनियोग पर लाभांश को। फिर आप देखेंगे यहाँ का आप टोटल करेंगे जो भी आपका अमाउंट आएगा, फिर यहाँ का हम टोटल करेंगे यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक हम टोटल करेंगे। फिर वो जो डिफरेंस वैल्यू बचती है उसको हम इस यहाँ पे लिखेंगे संचालन से कोष कह के, क्योंकि आप यहाँ साइड का बेसिकली यहाँ साइड का ज़्यादा आता है और यहाँ साइड का कम अमाउंट आती है, तो वहाँ पे यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम लोग संचालन से कोष का नाम देते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में ये कॉलम में ज़्यादा अमाउंट आ रही है और ये कॉलम में कम आ रही है, मीन्स बैलेंसिंग फिगर अगर हमें इस साइड लिखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे संचालन से हानि। ठीक है, मीन्स हम लोग ये जो लाभ हानि खाता बने यहाँ पे हम लोगों को हानि हुई है। ये चीज़ होपफुली आप लोगों को क्लियर हो। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको कुछ नोट बताती हूँ जो हम लोगों को ये सारी कॉलम्स बनाने में, ये सारे खाते बनाने में हेल्प करेगी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की शेष को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस शेष करके आपको बैलेंस शीट में नहीं दी रहेगी, आपको जो चिट्ठा दिया रहता है उसमें आपको लाभ हानि विवरण इस तरीके के नहीं दिया रहता है। कुछ कुछ कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको प्रतिराधित लाभ, जिसे इंग्लिश में रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, इस नाम से भी दी रहती है, मतलब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ही है, या फिर उसको आपको आधिक्य के नाम पे भी दिखाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस वो अलग होता है और सिर्फ सरप्लस लिख रहा है वो अलग होता है। मीन्स अगर आपको आधिक्य लिख रहा है वो अलग है, और अगर आपको संचय एवं आधिक्य करके अगर कुछ दे रहा है तो वो अलग है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक बात है, यदि डेबिट पक्ष का जोड़ अधिक आता है डेबिट, तो क्रेडिट पक्ष में आने वाले अंतर को संचालन से कोष कहा जाता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और क्रेडिट साइड में कुछ भी डिफरेंस वैल्यू आ रही है, कुछ भी अंतर आ रहा है, तो उसको हम लोग संचालन से कोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये एक चीज़। अब आपको बताती हूँ जो अभी मैंने बताया सेम वही चीज़। यदि क्रेडिट पक्ष का जोड़ अधिक आता है, क्रेडिट मतलब जो जहाँ पे हमने सारी इनकम्स लिखी है, अगर वो अधिक आता है तो डेबिट पक्ष में आने वाले अंतर को संचालन से कोष की हानि। अगर हमारे एक्सपेंसेस साइड में हमारा बैलेंसिंग फिगर जो हमारा डेबिट साइड है, जहाँ पे हमने सारे खर्चे लिखे, अगर वहाँ पे आपको अंतर आ रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे संचालन से कोष की हानि, इंग्लिश में बोलेंगे फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन। यहाँ आपको अभी मैंने वो समझा दिया। नेक्स्ट आप एक चीज़ ये भी देख लीजिए, यदि प्रश्न में वर्ष के प्रारंभ और अंत के लाभ हानि खाते के शेष ज्ञात न हो लेकिन चालू वर्ष का लाभ ज्ञात हो, तो चालू वर्ष के लाभ को इस खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको आपके बैलेंस शीट में पुराने साल का और वर्तमान साल का इस तरीके से बैलेंस शीट में आपको अगर नहीं दिया रहता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपको अगर इस साल का आपको बेसिकली अगर इस साल का दिया जाएगा तो आपको नीचे अतिरिक्त सूचना में ये चीज़ दी जाएगी कि इस साल का हमारा वर्तमान साल का लाभ हानि इतना है, तो आप उसको कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में। जैसे आपने यहाँ पे शेष लाया गया करोगे ना, वो चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा बन गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
अब हम देखेंगे दूसरा कॉलम जो कि है स्थायी संपत्ति खाता। स्थायी संपत्ति खाता हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी, अब स्थायी संपत्ति में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, एक दो चीज़ ज़्यादा होती है। अब हम हर स्थायी संपत्ति के लिए खाता बनाते हैं। जैसे हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मशीन के लिए खाता बनाते हैं। तो यहाँ पे आप उसमें से, अब आपका मशीन मान लीजिए 4 लाख का है, उसमें से आपने 2 लाख वाली मशीन बेची है, तो इस तरीके से मशीन्स भी बहुत सारे कॉस्ट के और बहुत सारे होते हैं, तो हम इसलिए इसका खाता बनाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या लगेगा। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आपको बैलेंस शीट में उस स्थायी संपत्ति की क्या अमाउंट या वैल्यू दी हुई है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभिक शेष से, जो भी आपका प्रारंभिक है, आपका ओपनिंग बैलेंस है स्थायी संपत्ति का, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखा जाता है और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा, एसेट्स, ये एसेट्स है इसीलिए, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाभ हानि विवरण से, अब जो भी अभी आपने लाभ हानि विवरण आप जो बनाते हैं उसमें कुछ भी आपको दिया हुआ रहता है। अब जैसे स्थायी संपत्ति के विक्रय से लाभ, अब हमारे कोई भी स्थायी संपत्ति को विक्रय करने से लाभ आता है तो हम उसको क्या करते हैं, लाभ हानि विवरण में हस्तांतरित, ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए हम लोग को अगर कोई भी विक्रय से लाभ है तो आप उसको लाभ हानि विवरण से करके लिख सकते हैं। और सेम अगर आपको उस पर हानि होती है तो उसको भी आप इस साइड लिखेंगे, लाभ हानि विवरण को स्थायी संपत्ति के विक्रय पर हानि, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप बैंक को हम लिखते हैं, जैसे अगर आपने कुछ भी सेल किया, आप सेल करते हो तो आप उसको बैंक की तरह शो करते हो, तो आप उसको लिखोगे बैंक को। मीन्स अगर आपने कोई भी स्थायी संपत्ति को विक्रय किया, सेल किया, तो उसको आप लिखोगे बैंक को। फिर बिक्री हुई संपत्ति पर हराश को, आपको जैसे डेप्रिसिएशन लगा, हर फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन मोस्टली लगता है, तो बिक्री हुई संपत्ति पर हराश को ये इस साइड। अब हम लोग अगर कुछ क्रय करेंगे, अब विक्रय इस साइड है तो क्रय भी हमारा इस साइड है, तो बैंक से क्रय, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो वो आएगा बैंक से, यहाँ पे आपका ये टोटल आएगा। अब आप ये देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि एडजस्टमेंट में यहाँ पे कुछ अमाउंट में डिफरेंस आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा और यहाँ पे कम, तो यहाँ पे जो हम बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, जिसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, उसको आप लिख दोगे क्रय, मीन्स स्थायी संपत्ति का कहीं क्रय हुआ है। और अगर यहाँ पे आपका कम आ रहा है अमाउंट, यहाँ पे आपका ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको आप बोलोगे विक्रय, मीन्स आपने कहीं सेल किया है। यहाँ तक हमारा स्थायी संपत्ति खाता, मीन्स हमारा ये वर्किंग नोट नंबर 2। ये खाता हर क्वेश्चन में बनाना ज़रूरी नहीं है, जिस क्वेश्चन में आपको इस चीज़ से रिलेटेड डील करना होगा आप ये खाता वहीं पे बनाएंगे। अब हम देखते हैं तीसरा वर्किंग नोट। तीसरा वर्किंग नोट है हमारा हराश खाता। अब हम लोग जब भी स्थायी संपत्ति है तो वहाँ पे हराश खाता रहता ही है। चलिए हम देखते हैं हराश खाते को हम कैसे डील करते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो देखिए, शेष लाया गया और ये है शेष ले गए, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हराश खाते में ज़्यादा बड़ा नहीं बनता, ये छोटा सा ही बनता है। यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ हानि विवरण को, मीन्स वर्ष का जो हराश अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो यहाँ आएगा, वरना ये एज अ बैलेंसिंग फिगर भी काम करता है। और यहाँ पे भी स्थायी संपत्ति खाते से मीन्स बिक्री हुई संपत्ति पर जो हमने हराश लगाया है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे भी कुछ अमाउंट शॉर्ट आ रहा है तो ये भी एज अ बैलेंसिंग फिगर ही काम करता है। ये चीज़ हमको देखनी है। ये दोनों हम बैलेंसिंग फिगर के लिए यूज़ करते हैं और ये दोनों चीज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी रहती है। ये हमारा हराश खाता यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको मैं सिर्फ 2 नोट बता रही हूँ जो हम लोगों को ये खाते बनाने में सिर्फ ध्यान देना है। जैसे नोट नंबर 1, ये अब मैंने आपको बोला ना, फिक्स एसेट्स बहुत तरीके की होती है, स्थायी संपत्ति बहुत तरीके की होती है। तो चलिए आपको बताती हूँ स्थायी संपत्ति खाते में किसको हम सेल बोलते हैं और किसको हराश बोलते हैं। यदि प्रश्न में स्थायी संपत्ति के बारे में कोई अतिरिक्त सूचना न हो तो भूमि मतलब लैंड की राशि में कमी को बिक्री माना जाएगा तथा अन्य स्थायी संपत्ति की राशि में कमी को हराश माना जाएगा। अब हम लोग को ये चीज़ देखना है, अगर भूमि है तो भूमि में हराश नहीं लगता है,
भूमि की वैल्यू कम हुई है मतलब वो सेल आउट हुई है, उसको हमने विक्रय कर दिया है, बिक्री मानी जाएगी। देखिए, और अगर बाकी कोई भी स्थायी संपत्ति जैसे मशीन है, फर्नीचर है, तो वो सारी चीज़ों को अगर उसकी वैल्यू कम हो रही, उसकी राशि में कमी आ रही, तो उसको हम हराश मानेंगे। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्लियर भी रहता है। एक बार बस ध्यान देने की बात है, लैंड को छोड़ के बाकी सारी स्थायी संपत्ति को की कमी को हम हराश मानेंगे। सेकेंड पॉइंट है, यदि स्थायी संपत्ति के बारे में कोई अतिरिक्त सूचना न दी हो तो उसकी राशि में होने वाली वृद्धि क्रय मानी जाएगी। अगर आपकी स्थायी संपत्ति में कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना आपको नहीं मिली है, तो उसमें अगर राशि बढ़ रही है तो हम यही मानेंगे कि अगर वो बढ़ रही है मतलब हमने नई स्थायी संपत्ति को क्रय किया, हमने नई संपत्ति ऐड की है, तभी इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ये हमने ऊपर से मैंने आपको वो 2 नोट बताए हैं जो आपको बेसिकली ज़रूरी है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको दूसरी बार इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अब हमने हराश खाता कर लिया, अब ये हराश हम लोगों को यूज़ आती है यहाँ पे, जो हमने समायोजित लाभ हानि खाता किया था वहाँ पे हमें हराश यूज आती है। स्थायी संपत्ति खाता जो हमने बनाया था उसमें आपको हानि हुई है, लाभ हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यूज़ में आएगी। और हमने ये जो मेन इंपॉर्टेंट समायोजित लाभ हानि खाता बनाया, उसमें से ये जो हमें संचालन से कोष निकला है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं। आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जब भी कोष प्रवाह विवरण बनाते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं संचालन से कोष। ये अभी हमने समायोजित लाभ हानि खाता बनाया, उसमें जो बैलेंस आया उसी से संचालन से कोष बना है। अब मैं आपको ओवरऑल सिर्फ 1-2 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको ये बनाने में इजी होगा। आपको सबसे पहले आप इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन जो कॉलम है, ये कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का ये जो है विवरण, इस चीज़ को आप सबसे पहले डील कीजिएगा। आपको यहाँ पता है, यहाँ पे आपको सिर्फ चालू संपत्ति और चालू दायित्व ही डील करना है, तो आप चालू संपत्ति चालू दायित्व देखिए और सबसे पहला कॉलम आप बनाइए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन। उसके बाद जो लोग को थोड़ा इजी बनाना हो तो वो कोष प्रवाह विवरण और समायोजित लाभ हानि विवरण, ये 2 खाते के कॉलम्स बना लीजिए आप, ताकि आपको हर एक चीज़ को डील करने में इजी हो। क्योंकि कोष प्रवाह विवरण में आप सिर्फ वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो हम बाकी सब चीज़ों में नहीं लिखें, जैसे अब आपके अंश में वृद्धि हुई है, आपकी स्थायी संपत्ति में वृद्धि हुई है, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। और समायोजित लाभ हानि में हम जो छोटे छोटे हमारे खर्चे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं से लाभ मिला, हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो आप इस चीज़ को लिखने से पहले, बहुत लोग अलग अलग लिखना चाहेंगे, तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, दूसरा स्टेप होगा समायोजित लाभ हानि खाता और तीसरा स्टेप होगा कोष प्रवाह विवरण बनाना। और जो लोग एक साथ बना सकते हैं तो सबसे पहले कार्यशील पूंजी में परिवर्तन बनाइए और सेकेंड स्टेप होगा आपका कोष प्रवाह विवरण और समायोजित लाभ हानि खाते को एक साथ मेंटेन करना। 2 कॉलम आप ड्रॉ कर लीजिए और जैसे जैसे आपके एडजस्टमेंट अतिरिक्त सूचना में दिए रहते हैं आप वैसे वैसे उसको डील कर लीजिए। बस यही था हमारा कोष प्रवाह विवरण, जो ओवरऑल मैंने ये पार्ट 2 में बता दिया है। अब होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।